will be radius of gyration. So let us talk about that. Radius of gyration, ठीक है, ये G लिखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन. नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है, अपन उसकी बात करते हैं. लेट अस सी. मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ये बॉडी है ऐसी, ठीक है. इस बॉडी के पास में से एक एक्सिस है, ये रही एक्सिस, एंड ये जो भी बॉडी थी, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेशन शो करती है. तो अपन इसका रोटेशन शो करवाते हैं इस एक्सिस के अबाउट, लाइक दिस. तो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. इस तरीके से ये रोटेट कर रही होगी. आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से रोटेट कर रही है. चलिए ठीक है. अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रहेगा. तो अपन मान लेते हैं लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, let the moment of inertia of this body about axis is capital I. हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, वो कैपिटल आई है. चलिए, जब ये रोटेट करती है तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रोटेट करती है, तो मैं यहां लिख देता हूं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब मैंने क्या किया, मैंने इसका एक और डायग्राम बनाया. मैंने ऐसा डायग्राम बनाया कि इसका जो भी मास था मैं मान लेता हूं m. ठीक है, ये जो बॉडी है, द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज m. मैंने एक और डायग्राम बनाया, वही सेम एक्सिस रखी, एक पॉइंट ऐसा अज्यूम कर लिया किसी भी k डिस्टेंस की दूरी पे, किसी भी k डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट ऐसा अज्यूम कर दिया, और वहां पर m पॉइंट मास रख दिया. क्या रख दिया, m पॉइंट मास रख दिया. मतलब आप ध्यान से देखो, शुरुआत में क्या था, पूरी बॉडी थी मेरे पास, ये जब रोटेट करती थी तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता. इस बॉडी का मास था m. मैंने क्या किया, वही एक्सिस रखी, वही सेम एक्सिस है ये भी, ठीक है. इसी सेम एक्सिस पे रोटेशन अभी भी ऐसे ही हो रहा है. चलिए, रोटेशन करवाना है इस बार सिर्फ एक पॉइंट मास का, और वो पॉइंट मास का मास इस बॉडी के बराबर ही है. तो उस पॉइंट मास को किस जगह पे रखा जाए ताकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए. ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं. ये समझो कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमें वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास से चाहिए. तो पॉइंट मास को कितनी दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको रोटेट करवाना पड़ेगा ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल पाए. उसी डिस्टेंस को, के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं. सो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. अगर एक बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मुझे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास से चाहिए, लेकिन उस पॉइंट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे रखा जाए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या आए, सेम आए. उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक फॉर्मूला है. हमें दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम कर देना है. बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई एज्यूम किया था. पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो पॉइंट मास है m, कितना दूरी पे है, तो k दूरी पे है, तो इसको अपन लिख सकते हैं mk स्क्वायर. यहां से k की वैल्यू क्या निकलेगी, k स्क्वायर इज इक्वल टू i बाई m, एंड k की वैल्यू यहां से मेरे पास निकलती है अंडर रूट i बाई m. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. तो हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन का एक छोटा सा रिलेशन निकाला. ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए. अब किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो है ही. दूसरी चीज, अगर आपको इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो आप कुछ मत करिए, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बराबर कर दो एम के स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क है, ये मेरे पास डिस्क थी. इस डिस्क को हमने रोटेट करवाया फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, इफ दिस डिस्क इज रोटेटिंग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है mr स्क्वायर बाय 2. अगर इसी डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़े तो मैं क्या मानूंगा कि एक यही एक्सिस थी और इस एक्सिस से किसी भी k डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट मास m पड़ा है जिसका मास इस डिस्क के बराबर है. अब ये k दूरी कितनी होगी ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे. mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2. m से m कैंसिल,
के की वैल्यू क्या बनेगी, r/√2, ये बन गया रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए डिस्क। सो आप जान पा रहे हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन से, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है और कैसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन को निकालते हैं। तो के की वैल्यू यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट बताइए छोटा सा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस, फास्ट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बस आप ये देखिए कि उस एक्सिस से, वो जो सेम एक्सिस थी, वहां से पॉइंट मास रखना है जिसका मास इस बॉडी के बराबर ही है। ठीक है, कितनी दूरी पे रखूं ताकि रेडियस, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। और डिनोट किससे करते हैं, उसे के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय के। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अच्छे से देखते हैं इसके अंदर। देखिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन की भी बात करें, आइए ध्यान से देखें। पहले तो फंडा समझेंगे, फंडा क्या हो रहा है, चल क्या रहा है रोलिंग मोशन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे ट्रांसलेशनल, रोटेशन और रोलिंग में फर्क क्या है। आइए, सो हमारी नई जो हेडिंग रहेगी दैट विल बी रोलिंग मोशन। न्यू हेडिंग इज रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन में क्या हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये है हमारे बाइक का टायर। ठीक है, हमारी जो बाइक्स होती हैं उनका टायर है ये। अब जैसे जैसे ये रोटेट करता है, साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, ध्यान से देखो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो तो यहां पर ये कांटेक्ट में है किसके साथ, अपने ग्राउंड के साथ। ठीक है, दिस इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। जैसे ही ये रोटेशन शो करेगा, दैट मींस इट इज पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये रोटेशन शो करेगा तो आप खुद सोचो, यहां पर ऐसे इंटरलॉकिंग हो रखी होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, इस तरीके से। तो जैसे ये रोटेट करता है तो इट पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ग्राउंड को ये पुश करता है पीछे की तरफ, बदले में ग्राउंड इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है एंड इसको आगे की तरफ एक वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो रोटेशन के अंदर हो क्या रहा है, रोटेशन के अंदर इट इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड साइड बाय साइड इट इज हैविंग सम translational motion also. It is having some velocity of the center of mass which is making it to move in the forward direction. ये forward direction में भी move कर रहा है, साथ ही साथ ये rotate भी कर रहा है। इस चीज की फील लेनी बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं ट्रांसलेशन में क्या होता है। अगर यही बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती तो ट्रांसलेशन के अंदर रोटेशन जीरो होता। ठीक है, ये घूम नहीं रहा होता। अगर ये घूम नहीं रहा होता तो अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास किसी VCM वेलोसिटी से चलता है तो ऑब्वियसली इस बॉडी पे सारे पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स इस बॉडी पर अज्यूम कर लिए जाएं, सभी पॉइंट्स मुझे VCM वेलोसिटी से आगे चलते हुए दिखेंगे। और दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज ट्रांसलेशनल, दिस इज रोटेशन। रोटेशन के अंदर अपन को क्या दिख रहा है, जैसे ये रोटेट हुआ, इसने ग्राउंड को पीछे पुश किया ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ने इस पे वापस से आगे फोर्स लगाया। उस आगे फोर्स की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी मिल जाती है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्योर रोटेशन की बात करूं, अगर प्योर रोटेशन की बात करूं लाइक दिस, प्योर रोटेशन में क्या होगा, पूरा टायर जो है वो स्लिप हो रहा होगा। स्लिप हो रहा होगा, ऐसे सोचो जो आपने ना, आप बाइक चला रहे हो, एकदम से आपने क्या किया, रेस दे दी, तो टायर कुछ टाइम घूमता है और फिर चलने लगता है। ठीक है, आपने देखा है, मूवीज वगैरह में देखा होगा, टीवीज वगैरह में, वीडियोस में देखा होगा, तो टायर को लोग एक ही जगह पे घुमा देते हैं। दैट इज प्योर रोटेशन, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ रोटेशन हो रहा हो तो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, जितनी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की आगे की तरफ है, उतनी ही सेम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट की पीछे की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर प्योर रोटेशन देखने को मिल रहा है। नीचे वाला पॉइंट भी घूम के पीछे की तरफ आ रहा है और आगे वाला पॉइंट भी घूम के आगे की तरफ जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास की कोई भी यहां पर वेलोसिटी नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां पर जीरो है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है। इस एंगुलर वेलोसिटी के कारण ओमेगा आर वेलोसिटी यहां पर और ओमेगा आर वेलोसिटी
यहाँ पर। ठीक है, हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है अपने टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर रेडियस आर है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर ऊपर ऐसी होगी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर नीचे इस तरफ होगी। ये तो हो रहा है प्योर रोटेशन के केस में। अगर हमारे पास प्योर ट्रांसलेशनल हो रहा हो तो ये हो रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं प्योर ट्रांसलेशनल। दिस इज नोन एज प्योर रोटेशनल। लेकिन आप अगर बात करें किसके बारे में, रोलिंग के बारे में, तो रोलिंग के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, आगे भी जाता है, ठीक है, साथ ही साथ ये इस तरीके से घूम भी रहा है। अब ध्यान से देखिए और समझिए, कुछ देर बाद ये टायर पहुंच जाएगा ऐसे यहां पर, मैं इसकी नेक्स्ट पोजीशन भी बना रहा हूं, फिर मैं कुछ देर बाद इसकी एक और नेक्स्ट पोजीशन बना रहा हूं, फिर मैं कुछ देर बाद इसकी एक और नेक्स्ट पोजीशन बना रहा हूं। तो आपको दिख रहा है मैंने इसके जैसे जैसे ये आगे मूव कर रहा है मैंने इसकी पोजीशंस बनाता गया। ठीक है, अब ये पॉइंट को देखो, आप इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट शुरुआत में यहां था, कुछ देर बाद जब ये रोटेट होके आगे जाएगा तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, कुछ देर बाद ये रोटेट होके पहुंचा तो ये पॉइंट यहां आया, फिर कुछ देर बाद रोटेट हुआ तो ये पॉइंट यहां आया, फिर कुछ देर बाद ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ना आपको दिख रहा है कैसा सा पाथ बना रहा है, इस तरीके का पाथ बना रहा है। ठीक है, एक साइक्लॉइड टाइप का पाथ ये बनाता हुआ चल रहा है आगे की तरफ, एक भी पॉइंट अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज रोटेटिंग अबाउट विच एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है। ठीक है, अगर मैं इसका पाथ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है दैट this particular point is having some velocity with respect to this point, and इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वो निकल के आती है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्या निकल के आती है? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसका पाथ बनाने की कोशिश की, मैंने देखा कि किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट which is in the contact with the ground, this is at rest। ठीक है, ऐसा लगा मुझे, ये पॉइंट अगर मुझे ऐसा लगा कि रेस्ट पे है तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट इसकी वेलोसिटी देखने की कोशिश की, एंड which came out to be ओमेगा इंटू 2r। अभी इसकी फील थोड़ी कम आएगी, ऐसा लगेगा कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, 2r तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस है, फिर कैसे ये 2r अपन बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा हॉल्ट रखेंगे, जैसे जैसे अपन काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट घुसेंगे ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि क्या आपको तीनों के बीच में फर्क पता चला कि नहीं पता चला? प्योर रोटेशन में क्या हो रहा होगा, ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन में क्या हो रहा होगा, और रोलिंग में क्या हो रहा होगा, फटाफट बताइए। फर्क पता चलना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस यस, फास्ट। चलिए आइए काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, एक रोलिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। रोलिंग मोशन दो पर्टिकुलर मोशन को कंबाइन करके मिलता है। ठीक है, तो अभी अपन ने कॉम्बिनेशन की बात की थी, हमने देखा था दोनों कंबाइन हो जाए तो किस तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अगर मैं इंडिविजुअली दोनों की बात करूं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन को कंसीडर करूं, तो किस टाइप की इक्वेशन मेरे पास फॉर्म होने लगती है उसकी बात करते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये रोल कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो ऑब्वियसली ये आगे भी जा रहा होगा विथ सम सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पर लिखा दिया, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी आगे की तरफ भी है और ये साथ साथ रोटेट भी करता है। Now rolling motion can be said that this is the combination of rotational motion plus translational motion। तो यहां पर अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़े, मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो मैं लिख सकता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर देखी जाए
किसी भी पार्टिकल की, हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, इसके दोनों मोशन को अलग अलग ले लिया। ऐसा मान लिया कि एक मोशन तो ऐसे ट्रांसलेशन हो रहा है और एक यहाँ पर ऐसा रोलिंग रोटेशनल हो रहा होगा, और इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करेंगे तो रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम मान रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, ऐसे समझना है। चलिए, रोटेशनल मोशन की अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ट्रांसलेशनल मोशन की अगर काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो वो कितनी आती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सीधी सिंपल सी बात। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। सही है, तो यहां से ओमेगा किसके बराबर निकलेगा, v बाय आर। उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे ही हम ओमेगा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा दैट कम्स आउट टू बी हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सही बात है, सीधी सिंपल सी बात, ये चीज क्लियर होती है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात किसी को होनी नहीं चाहिए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लो, इधर से भी ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास, यहां से तो आया 1, तो 1 प्लस यहां से क्या आएगा, आई अंदर रह जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर m तो था नहीं, तो m को अपन डिवाइड में ले जाएंगे। सही बात है, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। नाउ वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले देखा, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो होता है अंडर रूट आई बाई एम। अगर मैं के स्क्वायर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा आई बाई एम के बराबर। यहां पर देखो आई बाई एम मेरे पास निकल के आ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट लाइन में वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला फॉर ए रोलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रोल करती है, ठीक है, और उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आती है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस के अंदर हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना और समझना, फिर मुझे बताना कोई डाउट हो तो। चलिए, सो नाउ व्हाट वी विल डू, हमने किया यहां पर क्या, देखिए, एक स्फेयर ले लिया, ऐसा माना कि एक सॉलिड स्फेयर था मेरे पास, दिस इज ए सॉलिड स्फेयर। नाउ सॉलिड स्फेयर इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसके सेंटर ऑफ मास के पास v वेलोसिटी है, ऐसा मान लेते हैं। सॉलिड स्फेयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो ये आता है 2/5 mr स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ये हम पहले बात कर चुके हैं, पहले सारी चीज देख चुके हैं हम। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। उठा के पुट करते हैं इसके अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर ए सॉलिड स्फीयर व्हिच इज रिवॉल्विंग, ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा, हाफ आई की जगह हम पुट कर देंगे 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, 2 से a2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, देखिए मेरे पास बच रहा है एम आर स्क्वायर, सॉरी एम वी स्क्वायर बाय 5 प्लस एम वी स्क्वायर बाय 2। एलसीएम लिया 10 आ गया, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 5, आगे आ जाएगा एम वी स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे पास आंसर आ रहा है 7/10 एम वी स्क्वायर। इसका मतलब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी देखो कैसी निकल के आई, 7/10 एम वी स्क्वायर। अगर मेरे पास बॉडी कैसी गिवन हो, सॉलिड स्फेयर गिवन हो, तो सॉलिड स्फेयर के लिए फॉर्मूला विल बी 7/10 एम वी स्क्वायर, या फिर इसको बुक्स के अंदर 0.7 एम वी स्क्वायर भी बोला जाता है। घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, हमने डायरेक्टली यूज किया ये फॉर्मूला और बना दिया। अब अपन यहां पर एक बार सिलेंडर के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, हर बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, तो हर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी अलग आ रही है। हर बॉडी को घुमाने के लिए जो एफर्ट चाहिए होगा वो भी अलग अलग चाहिए होगा। तो देखो, क्लास के जब अपन रोटेशन को शुरुआत कर रहे थे, हमने यही चीज बोली थी,
हमने बोली थी कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा तो उसको रोल करने के लिए जो आपको वर्क करना है दैट विल बी डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई, 7/10 mR²। यही सेम अब अपन सिलेंडर के लिए कैलकुलेट करेंगे। पहले मुझे ये बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यही सेम इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एक रोलिंग सिलेंडर के लिए कितनी निकल के आती है। तो एक सिलेंडर को रोल करवाएंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मेरे पास ये रहा सिलेंडर, इसको मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है और इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवा दिया। ठीक है, सो इट इज हैविंग सम रोटेशन आल्सो एंड इट इज हैविंग सम ट्रांसलेशनल मोशन आल्सो। मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी देखोगे तो ओमेगा आर आ जाएगी। ठीक है, चलिए वही सेम हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस होता है mr²/2। तो हम यहाँ पर mr²/2 उठा के पुट करते हैं। जैसे ही मैंने mr²/2 उठा के यहाँ पर पुट किया, मेरा हाफ mr²/2 मल्टीप्लाइड बाय v²/r² प्लस हाफ mv²। सही है, हाफ mv² कॉमन आ रहा है, r² कैंसिल हो रहा है, तो हाफ mv², अंदर बचा हाफ प्लस 1। So this becomes 3/2 and answer becomes 3/4 mv²। सही है, तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया सिलेंडर के लिए भी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर के पास निकल के आती है, एंड दैट इज 0.75 mv²। नाउ यू कैन सी कि किसी भी बॉडी के बारे में बात कर ली जाए तो हमें बस एक ही चीज पता होनी चाहिए कि रोलिंग मोशन के अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल साथ में होने के कारण हम दोनों ही काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर देंगे और फिर जाके मेरे पास सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज निकलेंगे। सॉलिड स्फीयर के लिए अलग, सिलेंडर के लिए अलग। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो आपको ये फॉर्मूले अगर याद रहते हैं तो आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट नीट जेई तो हमारे ये अगर फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, एक सॉलिड स्फीयर के लिए क्या रहता है, एक सिलेंडर के लिए क्या रहता है, ठीक है, ऐसे डिस्क के लिए क्या रहेगा, रिंग के लिए क्या रहेगा, अगर सबके लिए आपको याद है तो ये सॉल्व करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर मान लो याद नहीं है तो आपको निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल को ऐड करो तो टोटल आ जाएगी रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके अंदर फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुट करो और फाइनल आंसर को कैलकुलेट कर लो। सही है कि नहीं? ऐसे ही एक लास्ट अपन होलो स्फीयर के लिए और कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो होलो स्फीयर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, इधर मैं लिख देता हूं दिस इज द होलो स्फीयर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए दोबारा कैलकुलेट करते हैं होलो स्फीयर की कितनी आती है। देखिए, सो होलो स्फीयर अगर मेरे को गिवन हो, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/3 mr²। आइए पुट करते हैं, सो दिस बिकम्स हाफ इंटू 2/3 mr² इंटू v²/r² प्लस हाफ mv²। हाफ mv² पूरी इक्वेशन से कॉमन आ रहा है तो दिस बिकम्स हाफ mv², अंदर बचा 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, दिस बिकम्स 5/3 और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5/6 mv²। सो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं और कोई दिक्कत किसी को इस चीज में नहीं होनी चाहिए। फटाफट मुझे बता दो ये चीज क्लियर है कि नहीं। सॉल्व करोगे आंसर विल बी 0.8
3 mv²। फटाफट बताइए यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Now you can see clearly that for each and every body, the moment of inertia is different, so the kinetic energy of rolling is also different. That means हर एक बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी अलग आने का मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी उसको मिलने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी बॉडी रिक्वायर्स डिफरेंट वर्क फॉर सेम रोलिंग मोशन। दैट मीन्स हर बॉडी के लिए ओरिएंटेशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, तो अब इसका यूज कहाँ आता है? आप बोलोगे सर ये यूज हम कहाँ करेंगे, व्हाट विल बी द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर? चलिए, इसके यूज के लिए एक छोटी सी चीज की बात करते हैं, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर वर्क पर एनर्जी में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था, अब उसको यहाँ मिक्स करते हैं और देखते हैं। चलिए, कोई हमसे पूछता है कि मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर एट ए हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी कितनी हाइट पे है? h हाइट पे। जैसे ये सॉलिड सिलेंडर विदाउट स्लिपिंग रोल करता है, ये रोल करने लगे, ये ग्राउंड पे पहुंचेगा यहाँ पर, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी होगी, सही है, और वो वेलोसिटी कितनी होगी तो अपन को कैलकुलेट करनी है। अब यही सवाल अगर आपका वर्क पर एनर्जी में करते तो हम कौन सी अप्रोच यूज करते? हम यूज करते कि भाई टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी इनिशियल थी और जो एनर्जी फाइनल है बराबर कर देते। हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी रहेगी? तो इनिशियली तो छोड़ा है ना, इसको रिलीज किया है, तो इनिशियल 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? तो खुद सोचो, ये रोल करता हुआ जब नीचे आएगा तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v हो जाएगी, और हम जानते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वजह से काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है, दैट इज 0.75 mv²। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.75 mv², प्लस क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि अपने आप में 0 हो जाएगी। यहां से मेरे को m से m कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, सो v की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है √gh बाय 0.75। अब यहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। So now we have connected these two chapters, work per energy and rolling or rotational motion. So रोटेशन के अंदर अपन ने काइनेटिक एनर्जी अलग अलग रिजिड बॉडीज की निकालने सीखी। अब क्या फर्क है? कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर वहां पर तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ mv² ली जाती थी। वो इसलिए ली जाती थी क्योंकि वहां पर हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर किया वो पॉइंट मासेस हुआ करते थे। यहां पर हम जो भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं वो रिजिड बॉडीज होती हैं। रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, बट वहां पर जो भी बॉडीज होती थी वो पॉइंट मासेस हुआ करती थी। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहां से अपन को ये फॉर्मूला और ये अप्रोच दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। क्वेश्चंस इस पे बहुत इनफाइनाइट तरीके के आ सकते हैं। पहले मुझे फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? इनफाइनाइट तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, देखना ध्यान से, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलिए, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखो, फिर अपन सेकंड क्लास के अंदर मिलते हैं। जो दूसरी वाली फिजिक्स की क्लास है वो भी मेरी है, तो उसके अंदर अपन फिर से मिलेंगे और रोलिंग मोशन को आज कंप्लीट करेंगे पूरा। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट इज दिस। ये मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है और इसके आगे एक सर्कुलर ट्रैक है। एक इंक्लाइंड सरफेस है और एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है मेरे पास r। ठीक है, मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है
जो कि सॉलिड सिलेंडर है, जो कि सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर। चलिए, अगर सॉलिड सिलेंडर है, कितनी हाइट पे, मान लेते हैं h हाइट पे, और इस h हाइट को अपन को कैलकुलेट करना है। दिस h हाइट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें देखना है कि h हाइट कितनी है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द हाइट h in terms of r such that it just completes the circular track, it just completes one revolution of the circular track. It just completes one revolution of the circular track. थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, गौर से देखना कैसा क्वेश्चन है। और यहां पर मैं दो तीन चीजों को कंबाइन करूंगा, मैं वर्क पावर एनर्जी को, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन को, और साथ ही साथ रोलिंग को कंबाइन करने वाला हूं। हमसे पूछा जा रहा है ये h हाइट बताओ इस r के टर्म्स में। अगर ये रोल करता हुआ नीचे पहुंचे तो यहां पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, v वेलोसिटी। अब ये सर्कुलर ट्रैक इसको दिखा, तो सर्कुलर ट्रैक का एक रेवोल्यूशन अगर ये कंप्लीट करेगा तो इसके पास मिनिमम यहां पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो हम जानते हैं √5gr इसको वेलोसिटी प्रोवाइडेड होनी चाहिए। याद करो ये चीज, हमने वर्टिकल सर्कल जब अपन ने बात की थी, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, वहां पर बोला था कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी दोगे तो ये घूम के वापस नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास यहां पर इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया जाए, तो वही चीज करेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। कौन कौन से दो पॉइंट्स यूज करेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। हम जानते हैं यहां पर वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो mgh, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है 0.75, होती है कि नहीं, भी थोड़ी देर पहले ही निकाला है 0.75 mv²। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 0.75 को मैं लिख सकता हूं 3/4 mv² की जगह मैं लिख दूंगा 5gr। सही बात है, क्या लिख दिया 5gr। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे यहां पर अपन 0। कैलकुलेट क्या हो रहा है, देखो g से g कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, h इज इक्वल टू 15/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय r हो जाएगा। सो इतनी हाइट से अगर मैं इसे ड्रॉप कराऊं तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा इस सर्कुलर ट्रैक का, अगर इसके पास इतनी हाइट से इसको रिलीज किया जाए। तो ऐसे नीचे आएगा, फिर यहां से घूम के ऐसे एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, इस तरीके से ऐसे नीचे आएगा और फिर यहां से घूमेगा, एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। जस्ट कंप्लीट्स लिखा है, देखो जस्ट कंप्लीट्स। ये सेम क्वेश्चन नीट में आया था, बट वहां पर सॉलिड स्फीयर था, वहां पर सॉलिड स्फीयर था। अब सॉलिड स्फीयर होगा तो अपन 7/10 mv² यूज कर लेंगे, 7/10 mv² यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपकी अप्रोच कैसे बनेगी तो वो प्रैक्टिस से बनेगी। फटाफट बताइए क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, फास्ट। चलती है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद फिर से सेकंड वाली क्लास के अंदर मिलते हैं। सेकंड वाली क्लास में मेरी है 9:50 पे, उसके अंदर अपन वापस से इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज रोलिंग मोशन के सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे पूरे डिस्कशन के साथ। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, विल मीट अगेन अभी 9:50 पे वापस।